हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए नेट सेट JRF प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अभी तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड 8 पार्ट्स अपलोड किए हैं और ये इसका 9th पार्ट रहेगा। दोस्तों, वो सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। उसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और इंपॉर्टेंट MCQs भी आपको मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट मिलेगा। उसके अलावा जो थ्योरीज के वीडियोस हैं, आपको पेपर 1 से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, जहाँ पे अलग से प्ले लिस्ट है जिसका नाम है JK सेट LS सेट NTA नेट पेपर 1। तो वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए PDF के फॉर्म में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल, इनमें से कौन सा टीचिंग स्किल में आता है? डी पार्ट इसका सही आंसर है। यहाँ पर सारे के सारे टीचिंग स्किल में आते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, ये सारे इसमें आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, इसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट है? तो बी पार्ट, यानी टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट ए डिज़ायर टू लर्न। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज डी पार्ट, कल्हान जिसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट कौन है। ए पार्ट, यानी सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम। अगर हम बाकी 3 ऑप्शंस की बात करेंगे, वो करेक्ट नहीं है, इनको भी आप रीड कर सकते हो एक बार। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसके बारे में दिया गया है, आप इसको भी रीड कर सकते हो। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। विच ऑफ द 2 गिवन ऑप्शंस इज ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन 2 में से कौन सा स्टेटमेंट है या कौन सा है जो कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आता है? तो इसका आंसर बी पार्ट है, यानी ओनली सेकंड। डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स, ये अंडरस्टैंडिंग में आता है। डिफाइन नाउन जो है, इसका मतलब है कि जो आपको बताया गया है या जो डेफिनेशन आपको दी गई है, उसका कोडिफिकेशन आपने किया है, यानी आपने वो सेम टू सेम याद करके वो रिपीट कर रहे हो, तो वो आता है मेमोरी लेवल में। लेकिन जब आप अपने वर्ड्स में कुछ बयान करते हो, किसी चीज़ को डिफाइन करते हो, तो वो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। यहाँ पर और ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क्स ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी, क्या क्या मेन टास्क होता है रिसर्च के लिए? ए पार्ट इसका सही आंसर है। में क्या क्या आता है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी ये फर्स्ट है, ये भी आ जाएगा, सेकंड भी आ जाएगा और फोर्थ वाला भी आ जाएगा, थर्ड इसमें नहीं आएगा। इनको हम एक बार रीड करेंगे। फर्स्ट क्या था? टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज। सेकंड क्या था? टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। और फोर्थ क्या था? टू सिस्टमेटिकली एग्जामाइन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशंस सोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी। अब थर्ड जो इसमें नहीं है, वो भी हम रीड करेंगे। टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स, यानी किसी पहली ही जो राइटिंग्स है उस पर क्रिटिक करना, ये रिसर्च में मेन टास्क नहीं है, यानी इसको हम रिसर्च नहीं कहेंगे। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 7, मैच लिस्ट फर्स्ट, यानी इंटरव्यूज़ लिस्ट फर्स्ट में है, विद लिस्ट सेकंड, जो कि मीनिंग है उन इंटरव्यूज़ की, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए, लिस्ट फर्स्ट में इंटरव्यूज़ है, इन टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं, यहाँ पर मीनिंग है उनकी, आपको मैच करना है कि कौन सा इंटरव्यू का मतलब क्या है, वो यहाँ पर मैच कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए और समझिए, डेफिनेशंस देखिए हर एक इंटरव्यू को। अगर समझ नहीं आता है तो इसको याद कीजिए, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पर। दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं कि नेट का जो पेपर है या सेट का जो पेपर है, वो 90% सेम आता है एज प्रीवियस ईयर पेपर्स। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। कोई भी पेपर आप उठाइए, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, सिर्फ 1% क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेम टू सेम, यानी मैक्सिमम 1% क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आते हैं जो कि रिपीट होते हैं सेम टू सेम। लेकिन बाकी क्वेश्चंस रिपीट आप देखेंगे, कोई भी रिपीट नहीं होता है।
लेकिन फिर भी 90% पेपर सेम आता है। अब ये सेम कैसे आता है, मैं यहीं पर आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर कहा गया है इस क्वेश्चन में कि आप मैच कीजिए। यहाँ पर इंटरव्यू के टाइप्स दिए गए हैं और यहाँ पर मीनिंग दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट पेपर होगा, कोई और पेपर, उसमें कहा जाएगा फॉर एग्जांपल कि आप बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। वहाँ पर फिर ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे या कुछ और ऐड कर दिए जाएंगे। इसमें से कोई कार्ड दिया जाएगा, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर सेम रखे जाएंगे और आपको वहाँ पर मार्क करना होगा। या कोई और या किसी और पेपर में आप देखेंगे कि वहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे ऑप्शंस 4 दिए जाएंगे ऐसे, या इसमें से 2 कार्ड दिए जाएंगे और नए 2 ऑप्शंस ऐड कर दिए जाएंगे। तो आप बता दीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन जो इस पेपर में है वही उस पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 90% जो पेपर है वो सेम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रिपीट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पर इनको याद रखें। यहाँ पर जो ये इंटरव्यूज़ हैं और इस साइड में मीनिंग्स हैं, इसका आंसर देखने के बाद आपको वो नोट डाउन करना है। अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं, उसमें आप ये लिख कर रख दीजिए ताकि फिर एग्ज़ाम के टाइम पर आप इनको फास्ट रिविजन कर पाएंगे और आपको याद आ जाएंगे। किसी न किसी फॉर्म में इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम आंसर इसका करेंगे। आंसर इसका है, यहाँ पर कोडिंग में हमें चूज़ करना है, तो ए पार्ट इसका सही आंसर है। ए का मतलब है कि ए पार्ट जो है उसको 4th आएगा, बी को फर्स्ट वाला आ जाएगा और सी को सेकंड आएगा ऐसे, और जो डी है उसको 3rd आएगा ऐसे। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी और भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ए पार्ट इसका सही आंसर है टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 9th क्वेश्चन, वन ऑफ द एम्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू। बी पार्ट इसका सही आंसर है एलिमिनेट सुपीरियस। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय है, तो इसका आंसर बी पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। यानी ऑब्जेक्टिव्स देखकर ही हम जज कर सकते हैं, हमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस रिसर्च की जो डेप्थ है वो किस हद तक है, यानी किस टाइप का रिसर्च है ये, किस लेवल तक का रिसर्च है ये। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए पैसेज है और ये क्वेश्चन बेस्ड हैं इस पैसेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक इस पैसेज पर बेस्ड है। दोस्तों पैसेज पर मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पे JKSET NT पेपर 1 के नाम का लिस्ट है। वहाँ पर पैसेज को कैसे हम सॉल्व करेंगे विदाउट रीडिंग पैसेज और विद 100% एक्यूरेसी के साथ, उस पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम पैसेज को स्किप करेंगे, हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हम चलेंगे। यहाँ पर यह है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने। द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ सप्लाइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेसेस, इशूज, इवेंट्स एंड सोसाइटल डेवलपमेंट्स इज नोन एज। तो ए पार्ट का सही आंसर है कंटेंट सप्लाई। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम्स इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड मशीन्स इज नोन एज। तो ए पार्ट यहाँ पर भी सही आंसर है साइबरनेटिक्स। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। हम यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। नेटवर्कड मीडिया एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टेड। डी पर इसका आंसर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स। 19th question, the combination of computing, telecommunications and media in a digital atmosphere is referred to as। यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और इंटीग्रेटेड मीडिया। यहाँ पर बाकी 2 इसके ऑप्शंस हैं, सही आंसर इसका डी पार्ट है कन्वर्जेंस। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इसको भी यहाँ पर रीड कर सकते हो। 20 question, a dialogue between a human being and a computer program that occurs simultaneously in various forms is described as। डी पर इसका आंसर है इंटरएक्टिविटी। उसके बाद 21 क्वेश्चन है, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। ये सीरीज पर क्वेश्चन बेस्ड है। यहाँ पर लास्ट में नंबर मिसिंग है, यहाँ पर कौन सा आएगा ये आपको बता देना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे पहले जो नंबर्स हैं यहाँ पर हम इनको लिखेंगे, ये है 16 डिवाइडेड बाई 32, कि यहाँ जो पहले 16 है ए को हम बीच में छोड़ देंगे, 16 के बाद जो थर्ड आता है वहाँ पर 17 है, नहीं यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि 16 है, बीच में एक छोड़ देगा, यहाँ पर 17 है, 17 के बीच में एक छोड़ देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा वो क्या है, उसको एक ऐड कर देना है, तो वो बन जाएगा 18, तो 18 वो बन जाएगा। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर पहले देखिए आप, पहले यहाँ पर 32 है और जो हमने लिया है उसका 31 है, यानी उसका एक कम कर देना है, यानी यहाँ पर 32 है तो इसमें क्या आ गया, 31 आ गया। यहाँ पर 31 है तो इसका जो यहाँ पर आ जाएगा, एक और काम करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 30 आ जाएगा। आप देखिए कि 18/30 कौन सा वाला ऑप्शन है, तो डी पार्ट है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि आंसर डी पार्ट है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन, Monday falls on 20th March 1995. What was the day on the 3rd November 1994? आपको बताना है कि 1994 जो है उसका 3rd नवंबर कौन सा डे आएगा। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि इस टाइम के बीच में कितने डेज आते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बात हो रही है कि 3rd नवंबर से, तो इसका मतलब यह है कि अगर 3rd नवंबर डेट है, नवंबर के कितने डेज़ ख़त्म हो गए हैं, यानी 2 डेज़ ख़त्म हो गए हैं, तो नवंबर महीने के कितने डेज़ इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो नवंबर को आपको पता है कि उसमें 30 दिन होते हैं, लेकिन हमको थर्ड से स्टार्ट करना है, यानी 2 डे तो ऑलरेडी ख़त्म हो गए हैं, तो इसमें कितने डेज़ आएंगे, इसमें आएंगे आपके 28 डेज़। यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें कितने डेज़ आ जाएंगे, नवंबर के आपको 28 डेज़ काउंट कर देने हैं। उसके बाद नवंबर के बाद जो आता है दिसंबर, दिसंबर आपको पता है कि टोटल 31 डेज़ होते हैं, तो यहाँ पर वो सारे काउंट हो जाएंगे, 31 डेज़ दिसंबर के आ जाएंगे। उसके बाद फिर 95 का साल आ जाएगा, उसमें से जनवरी आता है और उसमें आपको पता है कि उसमें 31 डेज़ होते हैं, तो ये सारे उसमें आ जाएंगे। जनवरी के बाद आता है फरवरी, उसमें आपको पता है कि 28 डेज़ होते हैं, क्योंकि 95 जो है ये लीप ईयर नहीं है, तो उसमें 28 डेज़ आ जाएंगे। फिर फरवरी के बाद मार्च आता है, लेकिन हमको किस मार्च तक देखना है, 20 मार्च तक, उसके आगे नहीं, इसमें से सिर्फ 20 ही डेज़ आ जाएंगे। तो ये वो डेज़ हैं जो कि 3rd नवंबर से लेकर 20 मार्च तक आते हैं। 1994 ईयर की 3rd नवंबर से लेकर 20 मार्च ऑफ 1995 इतने डेज इसमें टोटल आते हैं। तो इन सारे डेज़ को हम ऐड कर देंगे, तो देखेंगे हम कितने डेज़ ही बन जाएंगे। 28 + 31 प्लस और 31 + 28 + 20, ये आपका बन जाता है 138 डेज़। इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 7 से। क्यों हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, इससे हमको पता चलेगा कि कितने वीक्स इसमें आ जाते हैं और एक्स्ट्रा डेज़ कितने बच जाते हैं, क्योंकि जो वीक्स बराबर हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो सेम एज मंडे ही आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा डेज़ कितने आते हैं। तो जब इसको 7 से डिवाइड हम करेंगे, 7 मंजर होता है 7, यहाँ पर भी आ जाएगा 7 मंजर 7, और इसमें बच जाएंगे 6 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 68। उसके बाद हम 7 9 ज़ार 63 और इसमें बचता है 5, यानी 5 रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा। अब 5 अगर रिमाइंडर आता है, इसका मतलब है कि हमको 5 डेज़ पीछे जाना है, कहाँ से, मंडे से, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पहले ही कहा कि जो 20 मार्च है वो कौन सा डे था, वो मंडे था। तो अब हमें बताना है कि जो 3rd नवंबर होगा तो वो कौन सा डेट होगा। 20 मार्च से लेकर 3rd नवंबर तक हमको जो मिला डेज वो आते हैं 19 वीक्स, यानी 19 बार मंडे फिर से आएगा और उसके बाद 5 डेज़ एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब 5 डेज़ में कौन सा आता है, हमको देखना है कि मंडे से लेकर 5 डेज़ पर कौन सा आता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम वापस आ रहे हैं, यानी हमको देखना है हम ईयर 1995 से स्टार्ट कर रहे हैं और वापस चले जाते हैं 1994, यानी हम बैक की तरफ जाते हैं। हमको यहाँ पर 94 से लेकर 95 तक नहीं जाना है, बल्कि हमें 95 से लेकर वापस आना है 94 तक। इसलिए हम यहाँ पर जो डेज़ ऑफ द वीक होते हैं, यहाँ पर भी हमको ये रिवर्स में काउंट कर देना है। आपको पता है कि यानी पहला जो है वो मंडे है, मंडे के बाद
जब आता है तो ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और उसके बाद आता है संडे। यहाँ पर हम रिवर्स में चलते हैं, यानी हमको देखना है, हम वापस आ रहे हैं 95 से लेकर हम वापस चलते हैं 94 तक। तो यहाँ पर भी हम डेज़ को वापस काउंट करेंगे, यानी मंडे के बाद अगर हम आगे जाएंगे तो ट्यूसडे आता है, लेकिन हमको वापस जाना है। तो वापस कैसे जाएंगे? मंडे से पहले कौन सा डेट आता है? मंडे से पहले आता है संडे, तो ये दूसरा दिन हो गया। यानी अगर पहला दिन मंडे है तो दूसरा दिन कौन सा हो गया? संडे। संडे से पहले कौन आता है? सैटरडे, तो ये थर्ड डे हो गया। और सैटरडे से पहले कौन आता है? फ्राइडे, तो ये फोर्थ हो गया। और फ्राइडे से पहले कौन आता है? थर्सडे, तो ये फिफ्थ डे होगा। हमको देखना था 5वें नंबर पर कौन सा डे आता है, वो थर्सडे आता है। तो थर्सडे इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो 3 नवंबर होगा 1994 ईयर का, वो थर्सडे हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्सडे कौन सा वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में थर्सडे ए वाला ऑप्शन है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27। जो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है उनकी एवरेज है 27। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज, कौन सा नंबर लार्जेस्ट होगा? यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि जो एक के बाद एक आता है, यानी जो लगातार एक के बाद एक जो होते हैं, यानी 1 के बाद अगर हम बात करेंगे कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 के बाद कंसेक्यूटिव है 3, यानी इनके बीच में कोई गैप नहीं होनी चाहिए, उनको हम कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। एक और बात यहाँ पर यह है, और दूसरी बात यहाँ पर है इवन नंबर्स। अब अगर हम बात करेंगे इवन कंसेक्यूटिव की, तब कौन सा आएगा? यानी अगर हम बात करेंगे पहला 2 है, उसके बाद कौन सा कंसेक्यूटिव इवन होगा, तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो ऑड है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और 4 के बाद कौन आएगा? 6। तो इनको हम कहेंगे ये है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी इनके बीच में कोई नंबर नहीं है जो कि इवन होगा। यानी 2 के बाद कोई भी नहीं आएगा, पहले 2 के बाद पहले 4 ही आएगा इवन की बात अगर हम करेंगे। और 4 के बाद सबसे पहला कौन आता है? 6। अगर हम इवन की बात करेंगे तो इनमें कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं कंसेक्यूटिव। ये उनके लिए है जिनको ये पता नहीं था कि कंसेक्यूटिव कौन किन को हम कहते हैं। इवन तो सबको पता है। अब यहाँ पर बात क्या कही जाती है कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, लेकिन कितने हैं? 4। अब ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? क्या ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, या 4 से, या 6 से? यानी पहला वाला नंबर कौन सा है ये हमको पता नहीं है। हमें कोई भी नंबर कंसेक्यूटिव लेने हैं, लेकिन 4 नंबर हमको लेने हैं। अगर पहला कंसेक्यूटिव नंबर हमारा x है, तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर इवन क्या होगा? उसके बाद क्या आ जाएगा? वो होगा x+2। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अगर हम पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 आएगा ही आएगा, उसके बाद 6 आएगा ही आएगा, तो कितना यहाँ पर ऐड होता है? 2 के बाद 4 अगर आया तो कितना ऐड हो गया? 2 ऐड हो गया। 4 के बाद अगर 6 आ गया तो कितना ऐड हो गया? यहाँ पर भी 2 ऐड हो गया। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अगर हमको लेने हैं तो हमको हर एक नंबर के बाद 2 ऐड करना होगा। अगर पहला x है, उसके बाद x+2 नेक्स्ट है, वहाँ पर x+4 आ जाएगा, क्योंकि x+2 को जब हम और 2 ऐड करेंगे तो x+4 बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? x+6। तो x+6 नेक्स्ट बन जाएगा। उसके बाद x+8 बन जाएगा। लेकिन हमको कितने लेने हैं? 4 लेने हैं। ये 1 है, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये वाला कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम उनको क्या करना है? एवरेज। एवरेज के बारे में आपको पता है कि फार्मूला, एवरेज का मतलब है कि जो भी नंबर्स हैं उनको सम कीजिए, डिवाइड कर दीजिए कि कितने नंबर्स हैं वो। पहले उनको सम करेंगे हम। सम क्या है? यानी x प्लस यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर x, ये बन जाएगा 4x। 4 पर x है 1 2 3 4, 4x प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2 है प्लस 4 हो गया 6, प्लस 6 हो गया 12। डिवाइड कर देना है। इस कितने नंबर्स थे ये? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड इसको कर देंगे। अब ये किसके बराबर है? क्वेश्चन में पहले ही कहा गया था कि ये 27 के बराबर है। यहाँ पर देख लीजिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको इज इक्वल 27। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये जो 4 है यहाँ, इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 4x प्लस 12, यहाँ वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है। तो ये 4 जब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टोटल बन जाएगा 108। अब हमें यहाँ पर ये 12 भी इधर शिफ्ट कर देना है। यहाँ पर अगर ये 12 प्लस है तो वहाँ पर बन जाएगा ये माइनस। तो जब 12 108 में से सेपरेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 96। अब यहाँ पर x का वैल्यू हमको निकालना है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया है 24। अब देखते हैं क्वेश्चन में फिर से
क्वेश्चन ने क्या कहा था हमसे, यहाँ पर देखिए कि द लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अगर x का वैल्यू हमारे पास 24 है तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा। हमारे पास जो नंबर्स थे उसमें से लार्जेस्ट हमारे पास क्या आ गया था लास्ट में, x + 6 हमारा लार्जेस्ट नंबर है। x + 6 अगर हमारा लार्जेस्ट नंबर है, लेकिन x का वैल्यू हमारे पास क्या है 24, इसका मतलब ये है कि 24 + 6 ये लार्जेस्ट नंबर है। कितना है ये 30, तो 30 इसमें से लार्जेस्ट नंबर होगा उन 4 नंबर्स में से। 30 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन 30 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड FHQK मीन्स गर्ल, हाउ विल वुमेन बी रिटन इन द सेम कोड। अगर इसका मतलब है गर्ल तो वुमेन को हम कैसे कोडिंग करेंगे। सिंपल है, आप देख लीजिए एफ को क्या कोड दिया गया है, जी दिया गया है, यानी एफ को कितने ऐड करेंगे तो जी बन जाएगा, एक ऐड करेंगे तो जी बन जाएगा। एच को क्या आ गया है आई, एच के बाद आई आता है, क्यू के बाद क्या आ गया है आर, यानी सेम उसी के बाद आर आता ही है, के के बाद क्या आ गया है एल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तो वुमेन का कोड क्या बन जाएगा। अगर गर्ल का कोड ये बन गया है तो यहाँ पर आप देखिए कि एक वापस हमें चलना है। अगर हमें कोड निकालना है तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है, तो डब्ल्यू से पहले आता है वी, क्योंकि वी के बाद डब्ल्यू आएगा। ओ जो है ओ से पहले क्या आता है, एन आता है, तो एन के बाद ओ आता है। एम से पहले क्या आता है, एल आता है, एल के बाद एम। ई से पहले क्या आता है, डी आता है, और एन से पहले क्या आता है, एम आता है। तो ये इसका कोड हो जाएगा VNLD। देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर है VNLD। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए वॉच पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। 4 और 5 के बीच में कौन सा टाइम ऐसा है कि जिस टाइम पर जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यह है कि आपको बताना है कि 4 के बाद क्या टाइम होगा जब एंगल आपस में बनाएंगे 180 डिग्री, तभी तो वो इस तरह से बनाएंगे। जब 180 डिग्री होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में तभी हैंड्स बन जाएंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था एक फार्मूला कि कैसे हम एंगल निकाल लेते हैं अगर हमारे पास टाइम पहले से ही दिया होगा। यहाँ पर हम फिर से वो फार्मूला लिखेंगे। एंगल किसके बराबर होता है, एंगल बराबर होता है 11/2 मिनट्स माइनस होता है 30h यानी आवर। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो, तो आप वो ज़रूर जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो फार्मूला है एंगल इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर। तो पहले ही क्वेश्चन ने कहा कि एंगल उनके बीच में कितना बन जाएगा 180 डिग्री। इसने ये नहीं कहा कि 180 डिग्री, उसने कहा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब भी है कि 180। तो एंगल के बजाय हम लिखेंगे सीधा यहाँ पर 180 डिग्री इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स। यहाँ पर हमको मिनट्स नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि 4 और 5 के बीच यानी 4 बजकर कितने मिनट्स हो जाएंगे तब ये एंगल बन जाएगा। यानी मिनट्स हमको निकालना है तो हम लिखेंगे 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर। आवर हमको यहाँ पता है कि 4 के बाद तो 4 आवर्स तो हो गए हैं पहले ही, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 180 को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे माइनस 4 × 30 जब करेंगे तो 120 बन जाएगा। यहाँ पर ये 120 क्या है, ये माइनस वाला है, इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे इस साइड में 180 के पास तो ये वहाँ जाकर प्लस बन जाएगा। तो 180 और 120 को जब ऐड करेंगे तो 300 बन जाता है। तो ये कितना बन जाएगा 300 बन जाएगा। यहाँ पर कितना रहेगा 11/2 मिनट्स रहेगा। अब ये 2 यहाँ से जब जाएगा तो ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बन जाएगा। देखिए 600 बन गया इज इक्वल टू 11 मिनट रहेगा। तो मिनट को जब निकालना है तो 11 वापस यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 600 को डिवाइड करना है 11 से। अब डिवाइड कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हम करते हैं 600 को 11 से डिवाइड। देखिए 600 को हमें डिवाइड करना है 11 से। पहले 11 × 5 जब करेंगे तो 55 बन जाता है, सबको पता है।
जब 60 में से 55 जाएगा तो 5 बन जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा 50। अब 11 इंटू 4 से करेंगे तो 44 बन जाएगा। तो यहाँ पर जब 50 में से आप 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाता है, 6 बन जाता है। अब इसको 11 डिवाइड नहीं कर पाएगा तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो आंसर जब हमको लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे, पहले तो हमको कोफिशिएंट लिखना होता है। कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, वो 54 आ गया है। उसके बाद क्या लिखना होता है, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है हमारे पास, वो 6 ऐसे लिखेंगे। डिवाइड लिखना होता है, जो डिवाइजर है वो कितना है, 11, यानी 54 एंड 6/11 इसको हम कहते हैं, या 54 से ही 6/11। अब देखिए 54 एंड 6/11 पास्ट 4 कहाँ पे आंसर है, 54 6/11 मिनट्स पास्ट 4 इन 4 बजने के बाद जब 54 एंड 6/11 मिनट्स हो जाएगा तब वो आपस में जो हैंड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे या वो 180 डिग्री का एंगल बना रहेंगे। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका डी पार्ट। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who among the following can be asked to make a statement in Indian Parliament? यहाँ पर सी इसका आंसर है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है इसमें, इसको आप रीड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।